हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। चलिए और आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। 31 से 40 तक चलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चंस की संख्या कम कर दे रही हूँ, क्योंकि डिटेल उसको करना और साथ ही वीडियो भी छोटा रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य में रहने वाला वह प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु एवं आध्यात्मिक गुरु था। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, इन कथनों की सहायता से उस व्यक्ति को पहचानना है। पहला कथन है, उसने अभिधम्म पिटक की एक कथावत्थु लिखी थी। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, वह अशोक एवं उसके पुत्र महेंद्र का आध्यात्मिक गुरु था। और तीसरा, उसने तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अब यदि इन दोनों कथनों को अगर नहीं पहचान सके, इन दोनों कथनों से उस व्यक्ति को ना पहचान सके, लेकिन इस तीसरे कथन से तो अवश्य ही पहचान जाएंगे कि तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। आंसर तत्काल दिमाग में आ जाता है, मोगलीपुत्र तिस। आंसर हो जाएगा डी, मोगलीपुत्र तिस। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 32 क्वेश्चन नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10 राजाओं का युद्ध सरस्वती नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज्य युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें कहा जा रहा है 10 राजाओं का युद्ध सरस्वती नदी के तट पर लड़ा गया था। अगर ध्यान से अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको याद होगा कि सरस्वती नदी के तट पर नहीं, बल्कि पुरुषनी नदी आता है। एक विवरण, पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, पुरुषनी नदी थी, उस नदी का नाम है पुरुषनी। ठीक है, तो पुरुषनी नदी के तट पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। और दूसरा कथन कह रहा है, बोर्गस कोई अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा गलत है, लेकिन दूसरा जो है बोर्गस कोई अभिलेख यह बताता है, तो यह सही है, क्योंकि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। इसका प्रमाण बोर्गस कोई अभिलेख से ही मिलता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सोम एक प्रसिद्ध नशीला पेय था, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 और 3 सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 10 राजाओं के युद्ध के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 राज्य युद्ध जो हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर, यह सुदास तिस्त्रु परिवार का एक भरत राजा था। उसका नाम था सुदास। उस सुदास ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित नियुक्त कर रखा था, लेकिन किसी कारणवश सुदास ने विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। तो विश्वामित्र को बड़ी जलन हुई और उन्होंने क्या किया कि बदला लेने की भावना से विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ तैयार किया, और इस संघ में उसने 5 महत्वपूर्ण राजागण और 5 उससे कम महत्वपूर्ण राजाओं का एक संघ तैयार करके कुल मिलाकर के 10 राजाओं का एक संघ तैयार किया और सुदास पर आक्रमण किया। और इस युद्ध का एक कारण ये था, और दूसरा कारण यह था कि परुष्णी नदी के जल का बंटवारा भी चाहते थे। तो इन दोनों कारणों को मिलाकर के यह युद्ध लड़ा गया था, 10 राज्य युद्ध, और इस युद्ध में सुदास विजयी रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, मृच्छकटिक विशाख दत्त द्वारा लिखी गई एक नाट्य कृति है। मृच्छकटिक ये गलत हो जाएगा। मृच्छकटिक जो है यह शूद्रक द्वारा लिखी गई है, ना कि विशाख दत्त द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है, नागानंद
जीमूत वाहन द्वारा नागों को बचाने के लिए स्वयं की कुर्बानी देने का एक सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नागानंद एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है, ठीक है। और यह जो है इसमें जीमूत वाहन होते हैं युधिष्ठिर के आगे चल करके अगले वंशज होते हैं, मतलब परीक्षित के पौत्र अर्थात पोते होते हैं जीमूत वाहन। ये नागों को बचाने के लिए अपनी बलि देने को तैयार होते हैं। तो इन्हीं की कहानी है नागानंद में, ठीक है। तो यह सही है, दूसरा वाला जो कथन है यह सही है। और पहला तो है मृच्छकटिक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मृच्छकटिक की रचना शूद्रक ने की थी। और तीसरा है शूद्रक द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, यह भी गलत है क्योंकि शूद्रक ने मुद्रा राक्षस नहीं लिखी है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये एक, और चौथा है रत्नावली एक नाटक कृति है जिसकी रचना सम्राट हर्ष ने संस्कृत में की थी, यह सही है। सम्राट हर्ष ने लिखा है रत्नावली को। तो आंसर इसमें 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धर्मसूत्र प्राचीन भारत की धर्म संबंधी 4 प्रमुख पुस्तकों में से एकमात्र विद्यमान पुस्तक है। यह कथन जो है यह गलत है। प्राचीन भारत की 4 ही धर्म संबंधी पुस्तक नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। और इस धर्मसूत्र से एक कंफ्यूजन हो सकता है, एक तो धर्मसूत्र है और पढ़ने में धर्मशास्त्र भी आपने पढ़ा होगा। तो ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या दोनों एक ही चीज है या इनमें अंतर है? तो मैं बता दूं कि ये दोनों दो तरह की कृतियां हैं। धर्मसूत्र में वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा के कर्तव्य आदि का विधान है। ये गृह सूत्रों की श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होते हैं। धर्मसूत्र किसी विशेष पूजा पद्धति पर आश्रित नहीं होते, बल्कि यह व्यक्ति के धर्म संबंधी क्रियाकलापों, आचरण व व्यवहार पर विचार करते हैं। जबकि धर्मशास्त्र जो है वह हिंदुओं के धर्म का ज्ञान इसमें शामिल होता है। और इसी कारण और धर्मशास्त्रों में स्मृतियां शामिल होती हैं। जितनी भी स्मृतियां हैं ये सब धर्मशास्त्रों के अंतर्गत ही आती हैं। और धर्मशास्त्रों को हिंदुओं के लिए विधि संहिता माना गया, अर्थात कानून संहिता माना गया हिंदुओं का। हालांकि इस पर प्रश्न और विवाद भी होते रहे, जैसे कि मनुस्मृति में कही गई बातों पर हमेशा विवाद होता रहा है। तो चलिए इस विवाद में हमें नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट में। गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन हिंदू धर्मसूत्र माना जाता है। बिल्कुल सही, यह सही है क्योंकि गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन हिंदू धर्मसूत्र माना जाता है। नेक्स्ट है आपस्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार एक शासक अपने साम्राज्य में ब्राह्मण के अलावा और हर किसी चीज का मालिक होता है। यह भी सही है, अर्थात 2 और 3 सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। गुप्त एवं कुषाणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिक्कों के संबंध में निम्न में से कौन से सत्य हैं? ठीक है, गुप्त एवं कुषाणों के द्वारा जो सिक्के प्रयुक्त किए गए हैं उससे संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है गुप्त काल के सोने के सिक्के रोमन सिक्कों दिनार से प्रभावित थे। ठीक है, तो यह जो है यह सही हो जाएगा क्योंकि रोमन सिक्के दिनार से प्रभावित थे। और ये रोमन सिक्के जो है ये दिनार जो वर्ड है यह एक्चुअली संस्कृत ग्रंथों में भी प्रयुक्त हुआ है और संस्कृत ग्रंथों में सोने के सिक्कों के लिए दिनार वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, चलेंगे दूसरे स्टेटमेंट पे। कुषाणों ने सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, यह सही है। और थर्ड स्टेटमेंट सुवर्ण गुप्त काल का सोने का सिक्का था जो भारतीय शैली में बना था, यह भी सही है। अर्थात 1 2 3 तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ये गलत हो जाएगा क्योंकि
शतपथ ब्राह्मण जो है वह यजुर्वेद से संबंधित है, न कि ऋग्वेद से। और यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हड़प्पा काल में शिव को देवता नहीं माना जाता था। शिव को देवता नहीं माना जाता था, यह भी गलत होगा, क्योंकि शिव को देवता माना जाता है। क्योंकि अगर हड़प्पा काल के कुछ जो अवशेष है उनका गहन निरीक्षण किया जाए तो उससे यह प्रमाण मिलता है कि पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुषाकृति मिली है, पुरुष की आकृति मिली है, जिसकी दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा बैठा है। इस पुरुष के सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण भी है। विद्वानों ने इसकी तुलना पशुपति शिव से की है और 3 मुख वाले इस आकृति को ना त्रिमुख पशुपति, योगेश्वर और महायोगी इत्यादि नाम दिए गए हैं। और इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट हड़प्पा काल की मोहरों में विभिन्न प्रकार के चित्र नहीं होते थे, तो यह जो है यह सही होगा, क्योंकि ज्यादा विविधता नहीं मिली है चित्रों में, ज्यादातर चौकोर और वर्गाकार ही मिले हैं मोहरे, तो यह सही हो जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट सामवेद उपासना एवं पूजा से संबंधित पुस्तक है, यह गलत होगा, क्योंकि सामवाद जो है वह गीत संगीत से संबंधित पुस्तक है। तो आंसर हो जाएगा केवल 3 यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए कथनों की सहायता से बुद्ध काल के विभिन्न वादों को बताइए। बुद्ध काल के विभिन्न वादों को बताइए कह रहा है। तो पहला कथन है, इस प्रकार का पहला मत निकाय बुद्धवाद था। ठीक है। और दूसरा कथन है, इस प्रकार का एक स्कूल वैशाली में था। ठीक है। और तीसरा कथन है, इस वाद की शिक्षाएं बुद्ध एवं बोधिसत्वों से संबंधित है। तो यह वाद को बताइए, ये कौन सा वाद था? यह बुद्ध से संबंधित है, तो यह वाद था महासांधिक। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी महासांधिक, क्योंकि महासांधिक में ही बुद्ध एवं बोधिसत्व से संबंधित वाद एवं शिक्षाएं सम्मिलित है। और इस प्रकार का एक स्कूल भी था वैशाली में, और पहला मत निकाय इसका बुद्धवाद ही था। नेक्स्ट है, द्रविड़ शैली के गर्भगृह में बने स्तंभ को क्या कहा जाता था? तो द्रविड़ शैली के गर्भगृह में जो स्तंभ बनाए जाते थे उनको विमान कहा जाता था। द्रविड़ शैली जो है यह मंदिर निर्माण की एक शैली है। ये जैसा कि पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, 3 तरह की मंदिर निर्माण शैली थी हमारे प्राचीन भारत में। एक तो नागर शैली, जो कि उत्तरी भारत के मंदिरों में इस तरह की शैली देखने को मिलती है, और दक्षिणी भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली और वेसर शैली दक्षिणी और पश्चिमी भाग के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में देखने को मिलती है। अर्थात यह नागर और द्रविड़ का मिक्सचर होता है, जो कि वेसर शैली कहलाता है। तो द्रविड़ शैली के गर्भगृह में बने स्तंभ को क्या कहा जाता है? विमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त काल में सिक्कों की शुद्धता में आने वाली गिरावट एवं धीरे धीरे उनके चलन के समाप्त होने के संबंध में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एकदम ध्यान में रखना है कि गुप्त काल में जब सिक्कों की शुद्धता में जब गिरावट आने लगी थी और चलन से ये एकाएक गायब होने लगे थे, समाप्त होने लगे थे, अर्थात ये बहुत कम मिलने लगे थे, तो इस बात से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसका सबसे सरल और सीधा इसका मतलब होगा कि व्यापार एवं वाणिज्य में गिरावट आ रही थी, तभी तो सिक्कों की कमी हो चली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन की जड़ों को वेदों एवं उपनिषदों में ढूंढा जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है,
यह जो है भक्ति आंदोलन की जड़ों को वेदों एवं उपनिषदों में ढूंढा जा सकता है, ये गलत होगा। वेद एवं उपनिषद भक्ति आंदोलन की जड़ों को नहीं बताते हैं। और दूसरा है, भारत में भक्ति आंदोलन ने यह बताया कि कर्मवाद के द्वारा भी ईश्वर का सानिध्य पा सकता है कोई, यह भी गलत है। तो अर्थात इसमें से दोनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से समाप्त होता है यह वीडियो। भी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा मुझे, और तब तक के लिए आप लोगों को बाय बोलूँगी और इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।